हेलो क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 दैट इज शेयर्स एंड डिविडेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट ओके, चैप्टर बहुत ही इजी है, बस आपको एक बार समझ में आ जाए कि कंसेप्ट क्या है इसका। देखो क्या होता है, एक एग्जांपल से लेते हैं। अभी कोई भी हम वर्ड कोई भी चैप्टर रिलेटेड वर्ड हम नहीं यूज़ करेंगे, सीधा आप रियलिटी समझो। अगर मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक मेरी कोचिंग है। राइट, कोचिंग का नाम है बत्रा क्लासेस। अगर मान लेते हैं कि मैंने इसको स्टैब्लिश करने में 10 से 15 लाख लगाए और कुल मिला के पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गई। राइट, ठीक है। कुछ साल हम मार्केट में रहे और मार्केट में रहने के बाद कुछ सालों के बाद इसका आउटकम अच्छा आना चालू हो गया। राइट, हर जगह गुडविल बननी चालू हो गई, लोग हमें जानने लगे कि हाँ ये बत्ता क्लासेस हैं, ये सुमित सर हैं, है ना। इस तरह से आपकी गुडविल एक मार्केट के अंदर क्रिएट हो गई। राइट, हर कोई आपको जानता है। फिर मान लेते हैं कि हमारे माइंड में आया कि अब हम क्या करते हैं, इस कोचिंग को और एक्सपांड करते हैं। राइट, कोचिंग को और बढ़ाते हैं, नई चीज़ें लेके आते हैं, बट उसके लिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मान लेते हैं आपको कोचिंग बनवानी है, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना पड़ेगा। राइट, और बाकी चीज़ें असेंबल करनी पड़ेंगी, तो कुछ खर्चा लगेगा। मान लेते हैं कि मुझे 10 लैक्स की और नीड पड़ गई। हमने एक एस्टिमेशन किया कि हमें कितनी नीड है, 10 लैक्स की, और मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि 10 लैक्स हम नहीं लगाएं, अब ये पैसा कोई और हमारी कोचिंग में लगाए। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कोचिंग के लिए निकाल दिया शेयर। क्या निकाला? शेयर। अब ये शेयर क्या होता है, जैसे अगर मान लो मैंने एक शेयर का प्राइस रखा, एक शेयर का प्राइस रखा कि एक शेयर जो है वो 1000 रुपीज़ का है। ठीक है, वैसे शेयर इतने हाईली कॉस्टली होते नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक शेयर मैंने निकाल दिया, एक शेयर की प्राइस मैंने तय किया 1000 रुपीज़। ठीक है, मान लेते हैं कि आप आसपास कहीं रहते हो मेरी कोचिंग के, और आपने देखा कि हाँ ये कोचिंग का शेयर निकला हुआ है, तो आपने सोचा क्यों ना हम इस कोचिंग के कुछ शेयर ले लें। ठीक है, आपको ये उम्मीद है कि जब आप मेरी कोचिंग का शेयर लोगे तो मेरी कोचिंग धीमे धीमे आगे चल के बड़ी होगी। राइट, तो आपने क्या किया, आपने मान लिया था कि आपने एक मेरी कोचिंग का एक शेयर ले लिया। कितना लिया? केवल एक शेयर। तो आपने कितना इन्वेस्ट किया मेरी कोचिंग में? आपने इन्वेस्ट किया 1000 रुपये, और कितना शेयर लिया आपने? 1000। राइट, ठीक है। ऐसे करते करते और भी लोगों ने शेयर खरीदे, जिसने कई लोगों ने 2-2 शेयर लिए। मान लो किसी ने 2 शेयर लिए तो उन्होंने कितना पे किया होगा? 2000 रुपीज़। किसी ने 10 शेयर लिए तो उसने कितना दिया होगा? 10,000। ऐसे करके अलग अलग लोगों ने अलग अलग शेयर्स लिए, किसी ने ज़्यादा लिए, किसी ने कम लिए। राइट, अब मान लेते हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपने केवल एक शेयर लिया था, है ना, और कुछ टाइम के बाद जब आपने पैसा लगा दिया तो कुछ टाइम के बाद कोचिंग जो है ग्रो करनी चालू हो गई, काफ़ी सारे बच्चे आ गए, एडमिशन्स हो गए और ग्रोथ होनी चालू हो गई। तो होगा क्या, समय के साथ में जब कोचिंग ग्रो करेगी तो कोचिंग में आपका भी तो पैसा लगा हुआ है। राइट, तो एक तरह से आपने इस कोचिंग के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो आप कहीं ना कहीं इस कोचिंग के अब पार्टनर कहलाना स्टार्ट कर दोगे। तो आप क्या हो गए, आप इस कोचिंग के अब एक पार्टनर हो गए। तो अगर कोचिंग आगे चल के इम्प्रूव करेगी तो आपका भी फायदा होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि आगे चल के वो जो आपने एक शेयर लिया था, उस शेयर का दाम 1000 था, आगे चल के शेयर का दाम हो गया 1200। राइट, तो होगा क्या, जो आपने 1000 इन्वेस्ट किया था, कल को जब आप वो शेयर किसी और को बेचोगे, राइट, या आप पैसा निकालना चाहोगे, तो वही शेयर जो आपने 1000 में खरीदा था, अब आपको कितने का मिलेगा, कितने का बिकेगा? 1200 का। मतलब यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया 200 रुपीज़ का। राइट, मान लेते हैं कि वो शेयर 1000 से बढ़ करके 1500 हो जाता। कितना हो जाता? 1500 हो जाता, तो आपको एक शेयर पे 500 का प्रॉफिट होता। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपने एक शेयर ना लेके 2 शेयर लिए होते, कितने शेयर लिए होते? 2 शेयर। तो अगर एक पे आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और आपने 2 शेयर लिए होते, तो फिर आपको 200 का नहीं, फिर आपको 400 रुपए का प्रॉफिट होता। राइट, आप पैसे को इन्वेस्ट करके कंपनी में छोड़ देते, मतलब ये जो 1000 रुपीज़ है आप छोड़ देते, आगे चल के अगर वो शेयर और बढ़ता जाता तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होता जाता। कुछ समझ में आ रहा है? राइट, मान लेते हैं कि अगर वो जो आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, जो आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, वो आगे चल के मान लेते हैं कि कुछ लॉसेस होने लगे और कोचिंग का ओवरऑल जो है लॉस होना चालू हो गया। और जब कोचिंग का लॉस हुआ और अगर कोचिंग का लॉस हो रहा है और आप क्या हो, इस कोचिंग के पार्टनर हो,
राइट, तो आपका भी लॉस माना जाएगा और आगे चल के जो आपके शेयर्स हैं वो 1000 से कम होकर के मान लेते हैं 800 पहुंच गए। तो ऐसे में अगर कल को आपने शेयर बेचा तो आपको केवल कितना मिलेगा, 800 रुपीज़। आपने लगाया था 1000, मिलेगा 800, मतलब ऐसे में आपको लॉस होगा 200 रुपीज़ का, राइट। तो ऐसे में मतलब प्रॉफिट होने के भी चांसेस हैं और लॉस होने के चांसेस हैं। तो जब भी लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में देख लेते हैं कि जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट जिसके यहाँ कर रहे हैं उनका प्लान क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, जो पर्सन उसको हैंडल करेगा वो पर्सन कौन है, क्योंकि इस पर भी डिपेंड करता है पर्सन कौन है, राइट। अगर पर्सन आपको सही लग रहा है और एक अच्छा इंटेलेक्चुअल पर्सन है तो वो अच्छा ग्रोथ ले जाएगा, और अगर कोई पर्सन ऐसा नहीं हो तो उम्मीद है कि वो हो सकता है डाउनफॉल भी देखने को मिले, राइट। तो लोग इन्वेस्ट करने से पहले काफ़ी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके बाद ही इन्वेस्ट करते हैं, राइट। ओके, तो अब कुछ टर्म्स क्लियर करते हैं। जैसे कि अब एक नया एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक शेयर 100 रुपए का था, ठीक है। मान लेते हैं कोई कंपनी जब कोई कंपनी में पहली बार शेयर निकाला तो शेयर का स्टार्टिंग प्राइस क्या था, 100 रुपये, ठीक है। आगे चल के वो शेयर का दाम बढ़ गया, 135 हो गया, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी ने प्रोग्रेस किया होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, कंपनी आगे इम्प्रूव की होगी, तभी उसका प्राइस कितना आ गया, 135 का, ठीक है। अब देखो, जो स्टार्टिंग वैल्यू थी 100 रुपये, वो शेयर जब नया नया ओपन हुआ था, तो जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, या इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, या इसको हम बोलते हैं प्रिंटेड वैल्यू। ये जो होती है ना, ये वैल्यू डज नॉट चेंज, ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं कि अगर एक कंपनी है और कंपनी ने स्टार्टिंग में 100 रुपये का शेयर निकाला था, ठीक है। मान लेते हैं आगे चल के उसका शेयर का दाम 135 हो गया। जब आपने देखा कि इस समय शेयर का दाम क्या चल रहा है, तो आप कहोगे 135 चल रहा है। मान लो आगे चल के वो और ऊपर बढ़ गया, 150 हो गया, तो आप क्या बोलोगे, उसका दाम क्या चल रहा है, 150 चल रहा है। बट स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में तो 100 ही था, दैट इज फिक्स्ड, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये एक फिक्स है। स्टार्टिंग में हमेशा 100 था तो था, राइट। ओके, तो फिलहाल हमने क्या क्या पढ़ा, इसका नाम होता है नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, या इसको हम और किस नाम से जानते हैं, प्रिंटेड वैल्यू, चेंज नहीं होगा। और फिर हम किसी भी टाइम पे उस जो शेयर है उसका दाम चल क्या रहा है मार्केट में, उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू, ये चेंज होता रहता है, शॉर्ट फॉर्म में M.V, या इसको हम और क्या बोलते हैं, कैश वैल्यू, ये चेंज होता रहता है समय के साथ में, ठीक है। ओके, अब इसके बाद एक पहले इसको समझो। मान लेते हैं कि 100 रुपये का शेयर था, वो अभी भी 100 रुपये का ही है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो हम क्या बोलते हैं, शेयर इज एट पार। क्या बोलते हैं, शेयर इज एट पार, मतलब शेयर में कोई चेंजेस नहीं आया, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वही इस समय इसकी मार्केट वैल्यू है, दोनों सेम है, राइट। ओके, अब इसके बाद दो टर्म्स और। मान लेते हैं 100 रुपये का शेयर बढ़ के 135 हो गया, मतलब शेयर का दाम बढ़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, शेयर सेलिंग एट अ प्रीमियम ऑफ। क्या बोलोगे, जो शेयर है वो बिक रहा है कितने प्रीमियम पे, प्रीमियम मतलब कितना हाई है, 100 से 35 रुपीज़ ज़्यादा था, ये 135 पे बिक रहा था, तो हम बोलेंगे कितने प्रीमियम पे, 35 रुपीज़, मतलब कितने ज़्यादा पे। या इससे आप समझो, एट पार मतलब इक्वल, और पार से कितना ऊपर है, 35 अबव पार। क्या बोलेंगे, जो शेयर है वो 35 रुपीज़ अबव पार पे बिक रहा है, राइट। ओके, दूसरा, मान लेते हैं 100 रुपये का शेयर था, वो घट के 88 हो गया, मतलब डाउनफॉल हुआ, राइट। ऐसे हम क्या बोलेंगे, शेयर जो है वो सेल हो रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ, कितना रुपए डिस्काउंट हुआ, सोचो, 100 से कितना कम है, 12 रुपये, तो हम बोलेंगे शेयर जो बिक रहा है वो डिस्काउंट पे कितना, 12 रुपये के डिस्काउंट पे। या इसका आप बोल सकते हो एट ₹12 बिलो पार, पार मतलब इक्वल, और पार से 12 रुपये नीचे, राइट, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक एक टर्म अच्छे से दिमाग में बैठा लो, मतलब बहुत अच्छे से याद कर लो, पूरे चैप्टर्स में सारे टर्म्स इस्तेमाल होंगे। देखते हैं अगला टॉपिक, दैट इज डिविडेंड। ये जो मैंने पीछे लिखा हुआ है ना, अभी इसको मत पढ़ना, बहुत इजी वे में समझते हैं डिविडेंड होता क्या है। समझो, मान लेते हैं कि एक शेयर था, जब स्टार्टिंग में शेयर निकला था तो उसकी नॉमिनल वैल्यू थी 100 रुपीज़, राइट। बाद में आगे चल के उसकी मार्केट वैल्यू बन गई, मतलब
शेयर जो था उसका प्राइस बढ़ा और वो 100 से हो करके बढ़ गया 135 का। चलो यहाँ तक तो ओके है कि भाई स्टार्टिंग का शेयर 100 रुपये का था, बाद में उसका दाम बढ़ करके 135 हो गया, ठीक है। कंपनी अगर मान लेते आपने शेयर लिया होता तो 100 रुपीज़ आपने लगाया था, तो बाद में उस शेयर की वैल्यू 135 होती, तो जब आप शेयर को बेचते तो आपको कितना रुपीज़ मिलता, 135, मतलब कितना ज़्यादा, 35 आपको ज़्यादा मिलता। बट आपको पता है एक और होता है, दैट इज नॉमिनल वैल्यू विच दैट इज डिविडेंड। जो कंपनी होती है ना, वो कंपनी कुछ डिविडेंड देती है। डिविडेंड जो होता है वो निकाला कैसे जाता है, मान लेते हैं कि कंपनी ने दिया रेट ऑफ डिविडेंड, मान लो कंपनी ने बताया कि रेट ऑफ डिविडेंड 4% है, ठीक है। तो जो भी उसकी नॉमिनल वैल्यू थी, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू जो भी थी उसकी, उस वैल्यू के ऊपर 4% निकालो, कितना होगा, उसी को हम बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड हो गया 4% ऑफ जो भी उसकी नॉमिनल वैल्यू थी। मार्केट वैल्यू क्या चल रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी नॉमिनल क्या थी, ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू क्या थी, तो दैट इज 4% ऑफ 100, तो दैट इज ₹4। तो इसका मतलब डिविडेंड बना कितना, ₹4 का। तो कंपनी क्या करेगी, ये ₹4 डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, राइट। अगर मान लेते हैं कि आपने 2 शेयर खरीदे होते तो ₹4 और ₹4 आपके अकाउंट में वो ₹8 हर साल ट्रांसफर कर देती। क्या बात समझ में आ रही है, मतलब आपने जो शेयर लिया उस शेयर की वैल्यू तो बड़ी बड़ी, बट इसके अलावा कंपनी आपको अलग से डिविडेंड प्रोवाइड करती रहती है, ठीक है। ओके, फिलहाल उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, इससे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं 100 रुपए का शेयर था, वो कल के कम भी हो जाता, डिक्रीज भी होता, तब भी मार्केट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डिविडेंड होता है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू के ऊपर ही निकाला जाता है। अब देखो क्या लिखा है, द डिविडेंड इज ऑलवेज गिवन। जो डिविडेंड दिया जाता है वो हमेशा ही किसके ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर ही दिया जाता है। फेस वैल्यू मतलब क्या, नॉमिनल वैल्यू को हम और क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू भी बोलते हैं, राइट, ऑफ द शेयर इररेस्पेक्टिव। देखो क्या लिखा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या चल रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फेस वैल्यू के ऊपर ही डिविडेंड निकाला जाता है। द डिविडेंड इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू। वही है, सेम चीज है, डिविडेंड जो होता है वो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। समझ में आया? अगर कंपनी ने कहा होता कि भाई डिविडेंड हम 10% देंगे, तो खुद से समझ जाओ 10% किसका, जो भी उसकी फेस वैल्यू थी, राइट। देखते हैं अगला टॉपिक। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं अगर ऐसा आपको लिखा हुआ मिल गया, इसकी मीनिंग क्या हुई, देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है 15% ₹100 शेयर्स एट ₹145। क्या मतलब क्या हुआ इसका, तो देखो एक चीज तो समझ में आ रही है कि 100 रुपए का शेयर था, अभी उसका दाम क्या चल रहा है, 145 चल रहा है। तो इसका अंदर ये है कि जो फेस वैल्यू थी एक शेयर की वो कितनी थी, 100 रुपीज, और इस समय उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, दैट इज 145 रुपीज। मतलब जो शेयर है वो प्रॉफिट पे चल रहा है, प्रीमियम पे चल रहा है। कितने प्रीमियम पे, 45 के प्रीमियम पे, राइट। ओके, चलो आगे। द डिविडेंड, यहां पे जो स्टार्टिंग में 15% है ना, तो 15% ये बता रहा है कि 15% आपको कंपनी देगी डिविडेंड के तौर पे। आपको याद है डिविडेंड किस पे निकलता है, डिविडेंड हमेशा जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी, जिसको आप नॉमिनल वैल्यू बोलते हो, वो नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। तो द डिविडेंड, जिसको आप प्रॉफिट बोल सकते हो, ऑन 1 शेयर। तो आखिर में अगर कंपनी ने रेट ऑफ डिविडेंड दिया है 15% का, तो आखिर में कितना आपको प्रॉफिट होगा, तो वो होगा 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। दैट मीन्स 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 100, और 15% ऑफ आप 100 निकालोगे तो कितना आएगा, ₹15 पर एनम। दैट मीन्स कि इस शेयर को लेने पे आपको हर एनम मतलब हर साल आपको ₹15 एज अ डिविडेंड आपके बैंक में डाल दिया जाएगा, आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। समझ में आया? ओके, तो हम इससे कह सकते हैं द इनकम ऑन ₹145। अगर 145 रुपीज इस समय उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है, तो आखिर में उस पर इनकम कितने की हो रही है, 15 रुपीज की। अब मेरी बात को समझना, अगर मान लेते हैं कि अगर आपने वो जो शेयर जब कंपनी ने पहली बार निकाला था
उस समय उसका प्राइस था 100 रुपीज़, ठीक है, उसका प्राइस क्या था 100 रुपीज़, लेकिन बाद में उसकी रेट बढ़ के हो गया 145। मान लो अब आपने पहली बार इस कंपनी के बारे में देखा और आपने ये देखा कि वो जो शेयर था 100 रुपीज़ से बढ़ के अब कितने का हो गया है, 145 का हो गया है। तो अगर अब आपको वो शेयर लेना है तो इस समय उसका प्राइस क्या चल रहा है 145, आपको 145 देना होगा, राइट, उसके शेयर को लेने के लिए जो भी मार्केट वैल्यू चल रही होती है आपको उतना ही देना होता है, ठीक है। तो समझो जरा, अभी तक हमने डिविडेंड के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड कंपनी देती है और वो किसके अकॉर्डिंग देती है, नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप एक कस्टमर हो और आप परचेज करने जा रहे हो, तो हम जरा आपके एंगल पे देखें तो आपने क्या देखा कि जो शेयर था अभी कितने का मिल रहा है, 145 का, आपने 145 रुपीज़ दे दिया, ठीक है, और एक शेयर ले लिया। तब आपको पता चला कि आपको 145 रुपीज़ देने पे आपको कितना रुपए का एनुअल फ़ायदा होगा, वो है ₹15 का। आपको हर साल जो कंपनी है वो ₹15 दे देगी, राइट। तो अब आप सोच रहे हो, आप अपने एंगल पे सोच रहे हो कि भाई मैंने दिया कितना 145 और कंपनी हमको क्या दे रही है 15 रुपीज़, तो मतलब 145 रुपीज़ पे कंपनी कितना दे रही है 15, और जब आपने इसका परसेंटेज निकाला तो परसेंटेज निकल के आया अप्रॉक्सीमेट 10%, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो दो एंगल है, जब आप कंपनी के एंगल से देखोगे तो डिविडेंड होता है, और जब आप अपने एंगल से देखोगे तो दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। कंपनी देख रही है कि भाई, कंपनी देख रही है कि उसने आपको 15 रुपीज़ दिया है, कितना दिया है 15 रुपीज़, तो ये 100 रुपीज़ के हिसाब से कितना हुआ 15% हुआ, तो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है कितने का 15% का, ठीक है। और आप अपने एंगल से देखोगे तो आप ये देखोगे कि भाई आपने अभी अभी इसमें इन्वेस्ट किया था कितना 145 रुपीज़, मार्केट वैल्यू चल रही है 145 रुपीज़ और उस पर हमको कितना मिल रहा है 15 रुपीज़, तो आपके हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ 10% का, रेट ऑफ रिटर्न हुआ 10% का। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। एक और क्योटेशन देखते हैं, कह रहा है 12% 25 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5, मतलब 25 रुपए का शेयर है जो कि डिस्काउंट पे चल रहा है, कितने का 5 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, मतलब जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू थी 25 रुपीज़ और इस समय अगर वो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, अगर वो 5 रुपए का डिस्काउंट पे चल रहा है, तो डिस्काउंट मतलब 5 रुपए कम चल रहा है, मतलब इस समय उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, 5 कम कर लो, 25 में से 5 गया 20 रुपीज़, दैट मीन्स कि वो लॉस पे चल रहा है, ठीक है। और अगर 12% आपको डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है, तो डिविडेंड ऑन एक शेयर, तो डिविडेंड हमेशा उसके फेस वैल्यू पे निकलता है, राइट। तो डिविडेंड कितना हो गया 12% ऑफ 25, इसका आप सॉल्व करोगे दैट मीन्स कि ₹3 पर एनम का डिविडेंड मिलने वाला है, दैट मीन्स कि हर साल कंपनी 3 रुपीज़ आपके अकाउंट में भिजवा देगी, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इनकम होगी 3 रुपीज़ की, इनकम होगी 3 रुपीज़ की। अब ज़रा एक सोचो, नेक्स्ट आता है रेट ऑफ रिटर्न। मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिटर्न कस्टमर के एंड से देखो, अगर कस्टमर ने ये शेयर खरीदा होगा तो कस्टमर ने शेयर को खरीदने के लिए कितने रुपीज़ दिए होंगे 20 रुपीज़ दिए होंगे। मान लेते हैं कि जब स्टार्टिंग में 25 का था लेकिन अब उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है 20 रुपीज़ की, तो अगर अब आप उसको खरीदने गए तो आप कितना रुपए दे के आओगे, आप दे के आओगे 20 रुपीज़, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि आपने दिया 20 रुपीज़ और उस पर कंपनी आपको दे रही है ₹3 पर एनम, मतलब उस 20 रुपीज़ पे आपको 3 रुपीज़ मिल रहा है, तो कितना परसेंट हुआ 5 3 जा 15%, दैट मीन्स कि रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ 15%, राइट। आई थिंक सो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, दैट इज फॉर्मूलेज, राइट। तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो अगर मुझे जानना हो कि आपने कितना मनी इन्वेस्ट किया, कितना मनी इन्वेस्ट किया, सुनो, मान लेते हैं कि एक जो शेयर था वो 100 रुपये का था, इस समय उसकी वैल्यू चल रही है 120 मार्केट वैल्यू। अगर मान लेते हैं कि आप शेयर को खरीदने गए तो आपने क्या देखा, उस समय उसकी वैल्यू क्या चल रही है 120 रुपीज़, तो आपको 120 देना पड़ेगा। अब अगर आपने 120 के मान लो 5 शेयर लिए तो आपको कितना देना पड़ेगा
दैट इज 600 रुपीज़। या आपने मान लो 120 के आपने मान लो कहा मैंने 10 शेयर लिए, तब वो कितना देना पड़ेगा, 1200 रुपीज़। सेम वे में अगर आपको जानना हो कि कितना आपने मनी इन्वेस्ट किया, उसके लिए बस दो ही चीज़ जाननी है कि आपने कितने शेयर खरीदे हैं, दैट इज मान लो यहाँ पे 10 लिया था, और एक की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, दोनों को इनटू कर दो, बस समझ में आ जाएगा कि आपने कितना मनी इन्वेस्ट किया हुआ है। राइट, नोट कर लो। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, इनकम एंड रिटर्न। इसमें तीन है, सेकंड के में भी तीन पार्ट्स हैं। पहला देखते हैं एनुअल इनकम, मतलब अगर आपको जानना है कि पूरे साल भर में कितना फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, सीधा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक मैंने लिखा 10% ₹500 शेयर एट ₹600, मतलब कि 500 रुपये का शेयर 600 रुपये में चल रहा है। इस पर डिविडेंड दिया हुआ है 10%। जैसे मैंने आपसे कहा डिविडेंड दिया हुआ है 10%, तो आपको एक शेयर से कितना वो फायदा होगा, प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम वन शेयर कितना होगा, 10% डिविडेंड ऑफ 500। आपको याद है डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर निकलता है, तो फेस वैल्यू का 10% कितना हुआ, 500 का 10% वो हो गया 50, मतलब आपको एक शेयर से 50 रुपीज़ का फायदा होगा। अब मान लेते हैं कि अगर आपको जानना है कि टोटल कितनी फायदा हुआ, तो 50 रुपीज़ ये तो एक शेयर है। मान लो अगर आपने 10 शेयर लिए होते तो 50 को 10 से इंटू कर लो, अगर मान लो आपने 20 शेयर लिए होते तो ₹50 को 20 से इंटू कर लो। तो क्या हम समझे, हमने ये समझा कि अगर आपको ये जानना है कि एनुअल इनकम कितनी है, टोटल में कितना फायदा हो रहा है, तो आप एक काम करो, फेस वैल्यू को रेट ऑफ डिविडेंड से इंटू कर दो, फेस वैल्यू को रेट ऑफ डिविडेंड से इंटू कर दो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में कितना फायदा हो रहा है एक शेयर से, और एक शेयर से जितना फायदा हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करा दो नंबर ऑफ शेयर से, आपने जितने भी शेयर ले रखे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी एनुअल इनकम कितनी हुई। राइट, नोट कर लो इसको। तो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट देखते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक्चुअली रेट ऑफ रिटर्न पहला फॉर्मूला इज ओके, बट दूसरा वाला थोड़ा सा परेशान करता है, समझते हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं डिविडेंड चल रहा है 30% का, 100 रुपये का शेयर है, इस समय उसका प्राइस चल रहा है 150 का। राइट, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कितना डिविडेंड मिलेगा या कितनी इनकम मिलेगी, आपको सर बहुत ईजी है, 30% चल रहा है तो कंपनी जो है 30% ऑफ 100, 30% ऑफ फेस वैल्यू, मतलब 30% ऑफ 100, मतलब कंपनी हमको देगी 30 रुपीज़। राइट, तो मैं आपसे कहूँगा रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, तो आपको सर रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना आता है। रेट ऑफ रिटर्न कस्टमर के एंड से देखते हैं कि मान लेते हैं कि अगर किसी कस्टमर ने अभी अभी ये शेयर खरीदा होता तो वो शेयर कितने का होता, 150 रुपीज़ का। रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए वो शेयर कितने का था, 150 का, और 150 में उसको इनकम कितनी होगी, इनकम होगी 30 रुपीज़ की। तो 30 अपॉन 150 इंटू 100, इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 1/5 एंड 5/20, 20%। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, 20%। तो रेट ऑफ रिटर्न निकाला कैसे, कितना आपको इनकम मिल रहा है, इनकम फ्रॉम वन शेयर अपॉन 150, 150 क्या था, मार्क्ड वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू 100। तो ये फॉर्मूला तो आपको पहले से पता था कि कितना इनकम हो रहा है, उसकी मार्क वैल्यू क्या चल रही है, इंटू 100, ये तो आपको पता था। दूसरा देखते हैं, अब अगर मान लेते हैं कि उस पर्सन ने एक शेयर ना लेकर के दो शेयर लिए, तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए उसने 150 नहीं, उसने कितना, मान लो दो शेयर लिए, तो दो शेयर के लिए उसने इन्वेस्ट कर दिया होगा टोटल में 150 नहीं, 150 इंटू 2, मतलब कितना, 300 रुपीज़ इन्वेस्ट किया होगा। तो उसको इनकम कितनी होगी, 30 नहीं, इसका डबल, इसको इनकम होगी 60 इंटू 100। तो आंसर अभी की कितना आया, 20%, वही सेम आया। तो दैट मीन्स कि अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो उसका एक तरीका और भी है। आप ये देखो कि एनुअल इनकम कितनी हुई, जैसे इसको दो शेयर लिए थे तो इसको दो शेयर पे एनुअल में इनकम हुई थी 60 रुपीज़ की। इसने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, इसने इन्वेस्टमेंट किया था 150 ने, इसका डबल 300, तो एनुअल इतनी इनकम हुई, नीचे इन्वेस्टमेंट कितना था इंटू 100, तब भी वही निकलेगा रेट ऑफ रिटर्न। तो दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही योग्य है। राइट, नोट कर लो। सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं, रिटर्न परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर
बराबर डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। आई थिंक सो समझ में नहीं आया होगा क्या चल रहा है। सुनो एक एग्जांपल देते हैं, पुराना वाला एग्जांपल रिपीट करते हैं। मान लो 30% कंपनी दे रही है डिविडेंड पे, और 100 रुपये का शेयर है 150 पे चल रहा है, राइट। तो अगर मैं आपको पूछूंगा कि कितना मिलेगा, तो डिविडेंड आपका हो जाएगा 30% ऑफ 100 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ और परसेंट ऑफ 100 रुपीज़ कितना हुआ, 30 रुपीज़। अगर मैं आपसे कहूँगा रेट ऑफ रिटर्न, तो ये कस्टमर एंड से देखोगे तो 30 रुपीज़ मिल रहा है कितने पे, 150 पे। तो ये हो जाएगा 20%, राइट। ओके, अब मेरी बात को समझना, अगर हम कंपनी के एंड से देखें तो इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड परसेंट को नॉमिनल वैल्यू से इंटू करना पड़ेगा। डिविडेंड परसेंट था 30% इंटू 100, कितना आएगा, ये रही इनकम। या अगर कस्टमर एंड से देखें तो इनकम निकालने के लिए रिटर्न परसेंट या रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 20% को किससे इंटू करना पड़ता है, मार्केट वैल्यू से। ये कस्टमर एंड से देखें तो 20% ऑफ मार्केट वैल्यू 150 चल रही है 30 रुपीज़, तो दोनों में ही सेम इनकम आ रही है। तो इनकम निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप कंपनी के एंड से देखो, तो कंपनी के एंड से देखने पे ये है कि डिविडेंड परसेंट को नॉमिनल वैल्यू मतलब वही फेस वैल्यू से इंटू कर दो, ये कंपनी। या अगर आप कस्टमर के एंड से देख रहे हो तो कस्टमर के एंड से जो भी रिटर्न परसेंट है उसको मार्केट वैल्यू से इंटू कर दो। दोनों ही केसेस में इनकम निकल के आएगी और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। नोट कर लो। फाइनली हम आ चुके हैं लास्ट फॉर्मूले पे। क्या रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड और हेल्ड। अगर आपको जानना है कि कितने शेयर्स आपके पास हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा था 1200 का, ठीक है, लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर तो केवल 120 रुपीज़ का आ रहा था, ठीक है। तो दैट मीन्स आपके पास कितने शेयर थे, 10 शेयर थे, राइट। तो मतलब कितना इन्वेस्टमेंट किया है और एक शेयर कितने का है, कितने का मिल रहा है, मार्केट वैल्यू से क्या है। जब भी आप खरीदने जाते हो ना तो आप मार्केट वैल्यू पे ही खरीदते हो, राइट। ओके, दूसरा, अगर मान लेते हैं कि आपको एक शेयर से ₹10 का फ़ायदा आ रहा है, लेकिन पूरे साल में आपको 120 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया, मतलब आपके पास कितने शेयर थे, आपके पास 120/10 मतलब 12 शेयर थे आपके पास। तो अगर आपको जानना है कितने शेयर हैं, तो पहले ये जानो कि आपको पूरे साल में कितनी इनकम हो रही है, और फिर जानो इनकम ऑफ वन शेयर मतलब एक शेयर कितना इनकम देता है, इससे डिवाइड कर लो तो समझ में आ जाएगा कि आपके पास कितने शेयर्स रखे हुए हैं, राइट। इसी के साथ में सारा थ्योरी कंप्लीट होता है एंड आई थिंक सो आपको सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।